दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित और मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक है उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज तैयार कर रहा हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो चलिए इससे प्रश्न हल करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है आइए उसको देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। यानी कि विकास की प्रक्रिया में और कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहला है दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि या आदत। तो दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा वो होगा कि ये सभी यानी कि दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि और आदत, ये सभी विकास की प्रक्रिया के अंग हैं। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। तो पहला है ए, क्या कह रहा है कि आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बी, क्या कह रहा है कि बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। सी, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। और इनमें जो इनके जो ऑप्शन हैं उन पे विचार करते हैं। तो इसमें भी दोस्तों जो उत्तर होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि ये ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं उत्तर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। पहला है जो ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों और दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, या चौथा, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तीसरा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। आगे प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। दूसरा जो ऑप्शन है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा पहला ही, दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें से कौन सा उत्तर सही है उसका हमें देखना होगा। पहला जो है संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास। तो इसका जो उत्तर होगा वो पहला होगा, संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न संख्या 6, मानव का विकास निम्न में से किस प्रकार
किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या चौथा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चौथा, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। सातवां प्रश्न आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर 1, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। दूसरा, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। तीसरा, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। या चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों पहला, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों सेकंड, जो कि होता है शारीरिक विकास। कौन सा होता है? शारीरिक विकास। प्रश्न संख्या 9, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। तो इस विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? इस विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न संख्या 10, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए, उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, या उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा कि ये सभी, यानी कि बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है वो उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास और उसके नैतिक विकास, ये तीनों को ही प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है किसी बालक के? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, या इनमें से कोई भी चीज नहीं है जो उसके सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा कि चौथा, जो यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की ओर आगे बढ़ते हैं कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। दूसरा, जो दूसरा ऑप्शन है, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। तीसरा, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। और जो चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है क्रियात्मक विकास, का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो दोस्तों होगा वो थर्ड, यानी कि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। अब प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पढ़ लेते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। इनके ऑप्शन पहले हम देखते हैं। संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि वो पिछड़ सकता है? आपको किस में पिछड़ने की चिंता ज़्यादा हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि ये सारी ही समस्याएं
उसमें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, तीनों की कमियां उसके अंदर नजर आने लगेंगी। तो प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या करा है? वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें से कौन से कथन सत्य हैं वो हमको छांटना है। पहला क्या है? ए कह रहा है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्या पहला केवल ए वाला ही सही है, या ए और बी दोनों सही हैं, या तीसरा बी और सी, या चौथा ये सभी। तो देखिए इसमें जो बी और सी जो ऑप्शन है वो कथन सत्य हैं, जबकि ए कथन जो है वो बिल्कुल सत्य नहीं है, गलत है वो। तो इस तरीके से जो उत्तर हो जाएगा वो तीसरा उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी और सी। अब प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर उचित होगा इसमें? तो वो होगा थर्ड, यानी कि तीसरा उत्तर ज़्यादा सही होगा। परिणात्मक और व्यवहारिक, यानी कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए, विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिणात्मक और व्यवहारिक के लिए भी होता है। अब प्रश्न संख्या 16। सभी बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार पर ध्यान देना जरूरी है, या शारीरिक व्यायाम पर, या मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर? तो इन जो प्रश्न का उत्तर है होगा वो होगा कि ये सभी, यानी इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये सभी। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है, और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है? तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है और इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर बाल्यकाल में बच्चों में घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। और किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा यौन संबंधी समस्याओं। उसी से किशोर लोग सबसे ज़्यादा संवेदनशील महसूस करते हैं। और चलिए 20वां प्रश्न हल करते हैं। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किस अवस्था के बाद वो परिपक्व हो जाता है? तो किशोरा अवस्था के बाद वे परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 आइए लगाने की कोशिश करते हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है, की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो किस में तेजी से वृद्धि होती है बताइए? किस में ज़्यादा, लड़कों में ज़्यादा तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है 12 से 14 के बीच में, या लड़कियों की? तो
ये जो होगा, देखिए लड़कियों में ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है, तो यानी कि यहाँ क्या होगा, यानी कि होगा कि लड़कों की अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, लड़कों की अपेक्षा, यहाँ पर क्या होगा, चलिए ले लेते, यहाँ पर लड़कों की अपेक्षा जो होता है लड़कियों, यानी कि आंसर जो होगा इसमें दूसरा दूसरा चाहिए होगा कि, ठीक है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में जो लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। तो इसको सही से ध्यान से देख करके भरना होगा। अब प्रश्न संख्या 22 की ओर आगे बढ़ते हैं कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है। प्रश्न संख्या 22 और इसका उत्तर होगा शैशवा अवस्था से। ठीक है, किस अवस्था से होती है, शैशवा अवस्था से सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, तो शैशवा अवस्था से। अब प्रश्न संख्या 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 24, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो आपको क्या लगता है उत्तर क्या होगा, सोच कर बताइए। देखिए इसका उत्तर होगा शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सबसे अधिक होती है, तो शैशवा अवस्था में सीखने की गति सबसे अच्छी होती है। अब प्रश्न संख्या 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या जो 25 है वो क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 25 जो कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वयस्कावस्था में। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ए, बी और सी, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों ऐसी अवस्थाएं हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाओं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। ठीक है, ये किस, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसका जो उत्तर होगा वो होगा किशोरा अवस्था। यानी कि ये सब जो बातें आती हैं कब आती हैं, किशोरावस्था में, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ हूँ कि नहीं हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के मन में किशोरावस्था में उत्पन्न होती हैं। अब प्रश्न संख्या जो 27 है, आइए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लगता है दोस्तों। वैसे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड,
प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था में। और 29वां प्रश्न आइए देखते हैं कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, यानी इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास का जो क्षेत्र है उनको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। प्रश्न संख्या 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर का अनुभव कर सकते हैं तो क्या हो सकता है? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता एवं और स्वयं से सरोकार। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों चौथा, जो कि होगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो देखिए बच्चों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। तो ये ही उत्तर हो जाएगा। मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? पहला है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय, और चौथा पहला और दूसरा। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कि पहला और दूसरा, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक। यानी मानव विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक और। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो इस प्रश्न का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा अध्यापक एवं साथी, तीसरा प्रश्न है साथी एवं माता पिता, और चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। देखिए ये प्रश्न सी-टेट फरवरी 2015 में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा माता पिता एवं भाई बहन। कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? माता पिता एवं भाई बहन। प्रश्न संख्या 34 आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्तीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है, सी-टेट फरवरी 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा, ये प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 6 से 14, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह यानी 6 से 14 परिवर्तीय बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि कोई भी नाराज हो सकता है। क्या प्रश्न है कि कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। काफ़ी प्रश्न काफ़ी अच्छा है और सी-टेट फरवरी 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपको पता ही चल गया होगा, और इस प्रश्न का उत्तर होगा संवेगात्मक विकास से। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। और प्रश्न संख्या 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है कि शैशव काल की अवधि है।
बहुत अच्छा प्रश्न है। शैशव काल की अवधि है। सी टेट सितंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। और ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसका उत्तर आप बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के समय को शैशव काल की अवधि कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहंकेंद्रित अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल पहला, यानी कि क्या होगा, सामाजिकृत अहंकेंद्रित। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत और अहंकेंद्रित होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहंकेंद्रित अधिक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। विकास से की ओर बढ़ता है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सामान्य एवं विशिष्ट, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़। प्रश्न संख्या 39, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, यानी विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक तो यहाँ डैश है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वहाँ सही फिट बैठ सकता है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, या चौथा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो जो इसका उत्तर है वो होगा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, यानी विकास की गति एक दूसरे से व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रही है, आइए देखते हैं कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। सी टेट फरवरी 2016 में आ चुका है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा जो ऑप्शन है, विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है। तो कौन सा उत्तर सही हो सकता है दोस्तों आपके अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न संख्या 41, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन। ठीक है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरक्षेप। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अति संवेदनशील, यानी भाषा विकास के लिए प्रारंभिक अति संवेदनशील काल है। अब आज का जो सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों 42वां, आइए देखते हैं। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दोस्तों होगा कि प्रारंभिक बचपन का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है वो सबसे संवेदनशील समय होता है भाषा के विकास के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।